नमस्कार साथियों, एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। अभी हम देख रहे हैं सीजी एडीओ या सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए आजीविका का क्लास है। आजीविका का क्लास आपको यूट्यूब पर निःशुल्क उपलब्ध कराया जा रहा है। ठीक है, यदि आप कंप्लीट वीडियो देखना चाहते हैं आजीविका के लिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। साथ ही यदि आप एडीओ के लिए फुल कोर्स अगर ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमारा एप्लीकेशन एडो एक्सपर्ट एसके सर क्लासेस ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, जहां पर सहायक विकास विस्तार अधिकारी के लिए जो कंप्लीट सिलेबस, जो उसके सिलेबस के अंतर्गत जितने भी सब्जेक्ट है सभी का आपको कंप्लीट वीडियो क्लासेस के पश्चात टॉपिक टेस्ट के पश्चात आपको स्टडी मटेरियल जो क्लास नोट्स है वो रहेगा और कोर्स का वैलिडिटी 1 ईयर का होगा। ठीक है, साथ ही आपको एग्जाम अपडेट, करंट अफेयर क्विज आपको निःशुल्क उपलब्ध कराया जाएगा। और साथ ही आप चाहे तो एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आपको 30 टॉपिक टेस्ट, 10 मेगा टेस्ट और 10 फ्री टेस्ट, यानी टोटल 50 टेस्ट आपको इस सीरीज में उपलब्ध कराया जाएगा, जो कि बहुत ही कम फीस पर अवेलेबल रहेगा। ठीक है, साथ ही आप हमारे एप्लीकेशन पर करंट अफेयर नोट्स, क्विज और ये डेमो टेस्ट प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना है तो आप इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम चलते हैं। आज एडीओ के अंतर्गत हम इकाई 5 देखने वाले थे। इकाई 5 हमारा रहेगा आजीविका हेतु परियोजना प्रबंध। इसके अंदर हम देखेंगे सहकारिता एवं बैंक व्यवस्था। ठीक है, सहकारिता अगर हम सामान्य अगर अर्थ देखें तो सहकारिता का मुख्य काम होता है कि मिलजुल कर काम करना। ठीक है, या दो से अधिक व्यक्तियों के माध्यम से जब कार्य को मिलकर किया जाता है तो उसे सहकारिता कहा जाता है। ठीक है, सहकारिता शब्द से अर्थ देखें, सह प्लस कार्य से मिलकर बना है, जिसका अर्थ साथ मिलकर कार्य करने से है। ठीक है, सहकारिता के अंदर अगर हमारे दो से अधिक लोग मिलकर काम करने वाले व्यक्ति के समूह आते हैं, उस समय में जब कोई समूह बनता है तो उसमें दो से अधिक लोग जब जुड़ के कार्य करते हैं तो उसे सहकारिता कार्य कहा जाता है ना। अब मेन हम देखते हैं जहां से आपका एग्जाम में क्वेश्चन बनता है, उस पॉइंट की ओर हम बढ़ते हैं। भारत में सहकारिता का विकास की बात करें, ठीक है, तो ये जो भारत में सहकारिता आंदोलन की शुरुआत सहकारिता समिति अधिनियम 1904 से माना जाता है। तो आप ये अधिनियम याद रखेंगे कि सहकारिता का जो विकास हुआ है ना, वो अधिनियम 1904 से इसका माना गया है। ठीक है, भारत में सहकारिता आंदोलन ने 2004 में सहकारिता की शताब्दी वर्ष मनाया, यानी कि 1904 में स्टार्ट हुआ और 2004 में, है ना, 2004 में इसका शताब्दी वर्ष यानी 100 वर्ष कंप्लीट करने पर शताब्दी वर्ष मनाएगा। ठीक है, उसका हम देखते हैं नेम मेन कि कृषि एवं सहकारिता या कृषि या उनसे संबंधित समस्याओं के निदान करने का कार्य करती है। ये जो कृषि एवं सहकारिता जो समिति होती है ना, वो कृषि से जुड़ी ये सभी समस्याएं, जैसे किसान को कम ऋण पर ब्याज देना, खाद उपलब्ध कराना, धान को खरीदना, या जो उनके उपज होते हैं या जो वनोपज होते हैं उनको खरीदने का कार्य मेन ये सहकारी जो समिति होती है वही करती है। ठीक है, इसके बाद देखते हैं उद्योग एवं सहकारिता या ग्रामीण क्षेत्र के लघु एवं कुटीर उद्योग को बनाए रखने के लिए कार्य करती है, जो वर्तमान में परिप्रेक्ष्य के विभिन्न प्रकार के औद्योगिक सहकारी समिति के माध्यम से पुनर्जीवित करने का कार्य कर रही है। जो मेन है सहकारिता, उद्योग में भी सहकारिता कार्य कर रही है, तो उसी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। ठीक है, उपभोक्ता सहकारिता या दैनिक आवश्यकता या रोजमर्रा से जुड़ी वस्तुओं के मूल्य नियंत्रण करने में, है ना, तो ये मूल्य नियंत्रण करने में सहायता प्रयोग मतलब प्रदान करती है ना। तो आप याद रखेंगे उपभोक्ता सहकारिता, है ना। उपभोक्ता सहकारिता जो होता है मेन उसका ये है कि जो भी वस्तुएं उत्पादित होती है उनका जो रेट है या उनका जो मूल्य है, मूल्य निर्धारण करने में ये सहयोग प्रदान करती है। ठीक है, भारत में 1960 के दशक में श्वेत क्रांति सहकारिता आंदोलन का पहला सफल उदाहरण है, जिसे दूध उत्पादक किसानों द्वारा मिलजुल कर किया गया था। तो पिछले हमने क्लास में देखा था हरित क्रांति, श्वेत क्रांति और जितने भी विभिन्न क्रांतियां है ना, उन सभी के बारे में हमने देखा था। तो जहां पर हमने श्वेत क्रांति का विस्तार से चर्चा किया हुआ है ना। अब हम देखते हैं कि सहकारिता का महत्व क्या है। तो सहकारिता का मेन महत्व यह है कि दो से अधिक लोग मिलकर कार्य करते हैं तो एक सहयोग की भावना होती है। और जो सहकारी बैंक होते हैं, है ना, उनका मेन उद्देश्य है कृषकों को ऋण उपलब्ध कराना। ये ऋण पैसे के रूप में हो सकता है या सामान के रूप में हो सकता है, खाद के रूप में हो सकता है, बीज के रूप में हो सकता है। तो मेन जो है सहकारिता का महत्व यही है। सहकारिता सभी व्यक्तियों को आपस में मिलजुल कर कार्य करने की शिक्षा देती है। सहकारिता के द्वारा प्रतिस्पर्धा एवं मध्यस्थों की संख्या
इच्छा में कमी होती है। सहकारिता सभी लोगों के आत्मविश्वास एवं स्वयं सेवा की भावना उत्पन्न करती है, जिससे सामाजिक विषमता कम होती है। सहकारिता आर्थिक रूप से कमजोर व्यक्तियों को समिति से पूंजी एकत्रित कर सकती एवं कार्य करने की अवसर प्रदान करती है। ठीक है, तो यहां से आप याद रखेंगे। अब हम देखते हैं सहकारिता की जो आधारभूत सिद्धांत है ना। सहकारिता के लिए समानता होना चाहिए, निस्वार्थता का भाव होना चाहिए। अगर कोई सहकारिता में अगर काम कर रहा है तो उसमें समानता का भाव होना चाहिए, साथ ही साथ निस्वार्थता, यानी कि मैं मेरा से हटकर हम हमारे के लिए सोचना ज्यादा जरूरी है। तो इस प्रकार अगर आप कार्य करते हैं तो वे सहकारिता कहलाता है ना। उसका हम देखते हैं ऐच्छिक सदस्यता, मतलब ऐच्छिक सदस्य इच्छा के अनुसार यदि सदस्य ज्वाइन करते हैं तो वे एक सहकारिता समिति को अपनी इच्छा के अनुसार या अपनी इच्छा के अनुसार ज्वाइन कर सकते हैं ना। सहकारी संस्थाओं में कोई भी व्यक्ति अपनी इच्छा से सदस्य बन सकता है। पारस्परिक सहयोग निष्ठ रहेगा, तो पारस्परिक सहयोग यानी कि एक दूसरे की सहयोग की भावना जब तक नहीं होगी तब तक आप सहकारिता या साथ में मिलकर काम नहीं कर सकते। लोकतंत्री आधार है ना, यह संगठन प्रजातंत्री तरीके से जन्म लेता है एवं कार्य करता है। इस संगठन में धनी लोगों का हस्तक्षेप नहीं होता। सहकारी में मुख्य रूप से होता है कि जितने भी लोग कार्य कर रहे हैं उनके माध्यम से यह कार्य होता है। मितव्ययता यानी कि जो जिस काम के लिए उसको फंड दिया गया है या जिस काम के लिए उनको राशि दी गई है केवल उसी कार्य को करने में इन्वेस्टमेंट करना या खर्च करना, साथ ही जो एक्स्ट्रा जो खर्च है उनसे बचा जाता है। एकता की बात करते हैं नेक्स्ट, है ना। इसमें एकता है तो एक जब मिलजुल कर काम करेंगे तो एकता का बिल्कुल विकास होगा। और ये क्या सीमित क्षेत्र है, यानी कि ये एक निश्चित दायरे या एक निश्चित क्षेत्र में ही कार्य करते हैं। जैसे कोई सहकारी समिति है तो आसपास के गांव हो जाएंगे या एक ही गांव के अंतर्गत सहकारी समिति बना के लोग कार्य करते हैं, तो इसका क्षेत्र जो है बहुत सीमित होता है ना। सेवा भाव होता है। सेवा भाव अगर देखें तो ग्रामीण सहकारिता एक स्वैच्छिक एवं नैतिक आंदोलन है जिसमें सदस्य सेवा भाव, परस्पर त्याग एवं सहयोग की भावना सीखता है। यानी कि सेवा भाव का मेन वही काम है कि सेवा करते हैं, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देखते हैं छत्तीसगढ़ में सहकारी संस्थाओं की जो संरचना है वो किस प्रकार से है। सबसे पहले हम देखते हैं सहकारी बैंक। तो सहकारी बैंक के अंतर्गत दो प्रकार होते हैं, एक होता है ग्रामीण सहकारी, दूसरा होता है शहरी सहकारी। ठीक है, ये जिसे ग्रामीण सहकारी के अंतर्गत अल्पावधि ग्रामीण सहकारी आ जाएगा और शहरी के अंतर्गत दीर्घावधि ग्रामीण शहरी आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं हम अल्पावधि ग्रामीण शहरी। ग्रामीण शहरी के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक होता है, केंद्रीय सहकारी बैंक होता है, प्राथमिक कृषि साख समिति होता है ना। तो ये आपके ग्रामीण स्तर पर कार्य करती है। और अगर हम शहर की बात करें तो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक हो जाएगा, प्राथमिक सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। तो आप याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि केंद्रीय सहकारी बैंक कौन से सहकारी विभाग या कौन से बैंक का हिस्सा है। आपको ऑप्शन दे दिया जाएगा अल्पावधि ग्रामीण सहकारी बैंक या दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी बैंक। तो यहाँ से आपका जो क्वेश्चन है वो कुछ स्तर में बन सकता है। तो आप याद रखेंगे कि अल्पावधि ग्रामीण सहकारी बैंक के अंतर्गत राज्य सहकारी बैंक कार्य करती है, केंद्रीय सहकारी बैंक कार्य करती है और प्राथमिक कृषि साख समिति कार्य करती है। ठीक है, उसके बाद अगर हम दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी की बात करें ना, ये शहरी वाले है ना, तो राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक। ठीक है, ये ग्रामीण लिखा हुआ है लेकिन ये शहरी है। ठीक है, तो उसको याद रखने के लिए आप जिसमें भी ग्रामीण शब्द का उपयोग हुआ है मतलब वो दीर्घावधि ग्रामीण सहकारी की बात कर रहे हैं। ठीक है, उसके बाद हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है नेक्स्ट हमारा राज्य छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है ना। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक रहेगा इसके अंतर्गत हम सभी बैंकों के बारे में विस्तार से जानते जाते हैं। तो पहले रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक। तो छत्तीसगढ़ यह बैंक राज्य का शीर्ष सहकारी बैंक है। सब याद रखेंगे, छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक जो होता है वो बैंक राज्य का सबसे बड़ा सबसे शीर्ष सहकारी बैंक होता है। सरकारी नहीं बोला जा रहा है, सहकारी बोला जा रहा है, जिसमें लोग मिलकर कार्य करते हैं वह सहकारी बैंक। ठीक है, और इसे अपेक्स बैंक के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, तो इसका ही मेन जो नाम है वो अपेक्स बैंक है। अभी पिछले वर्ष में ही अपेक्स बैंक का एग्जाम हुआ था अपेक्स में भर्ती के लिए, है ना। और इसके मुख्यालय की अगर बात करें तो मुख्यालय हमारा रायपुर में है, ये जय स्तंभ चौक के पास में है ना। यह बैंक राज्य के समस्त केंद्रीय सहकारी बैंक को ऋण प्रदान करता है एवं उसके कार्यों का नियंत्रण करता है।
तो ये जो मेन मुख्यालय है, मेन मुख्यालय के माध्यम से जो इसके शाखा होती है, इनके अंतर्गत जो बैंक, सरकारी बैंक जो कार्य करते हैं, तो मेन यहाँ से उन शाखाओं को ऋण प्रदान किया जाता है और वे शाखाएं अपने माध्यम से किसानों को ऋण प्रदान करते हैं या कम फीस पर या कम ब्याज पर उनको ऋण प्रदान करती है। साथ ही उनकी आवश्यकताओं किसी जैसे खाद हो जाएगा, उर्वरक, बीज, ये सभी प्रदान करती है ना। उसको नेक्स्ट हम देख लेते हैं, डाटा है ना। यहाँ पर देखा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक कहाँ है, ठीक है, उसका कार्य क्षेत्र कौन कौन से क्षेत्र में कार्य करती है। नेक्स्ट हमारा रहेगा शाखाएं या उसकी शाखा, ठीक है, कितनी शाखाएं हैं, कुल प्राथमिक साख समितियों की, कुल प्राथमिक कृषि साख समिति की संख्या, ठीक है। तो सबसे पहले देखते हैं हम केंद्रीय बैंक यहाँ रायपुर में है ना। तो रायपुर के अंतर्गत धमतरी, महासमुंद, गरियाबंद, बलौदाबाजार और रायपुर ये सभी जिले के काम करते हैं या कार्य क्षेत्र कार्य करते हैं, जिसके अंतर्गत शाखाएं जो है 69 है और इस शाखाओं के अंतर्गत है ना इतना 550 जो प्राथमिक शाखा समितियों की, कुल प्राथमिक शाखा समिति की संख्या, यानी कि ये मेन शाखा है और इन शाखा के अंतर्गत उप शाखाएं जो है वो 550 है। उसी तरह दुर्ग में बात करें, दुर्ग जो है, दुर्ग में केंद्रीय बैंक है, उनके अंतर्गत दुर्ग, बालोद और बेमेत आता है, जहां पर टोटल 60 शाखाएं हैं और 311 उसकी उप शाखाएं हैं। अगर हम बात करें केंद्रीय बैंक राजनांदगांव की, तो राजनांदगांव के अंदर राजनांदगांव कबीर आता है, कबीर धाम, जिसमें 41 है शाखाएं और 222 है उसकी उप शाखाएं। बिलासपुर की अगर बात करें तो बिलासपुर के अंतर्गत मुंगेली, जांजगीर चांपा, कोरबा ये सभी आता है, जहां पर 54 शाखाएं हैं, मुख्य शाखाएं, उसके अंतर्गत 430 उप शाखाएं हैं। नेक्स्ट अगर बात करें अंबिकापुर केंद्र की है ना, अंबिकापुर में अंबिकापुर, सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया, जहां पर टोटल 22 शाखाएं हैं और इसके अंतर्गत उप शाखाएं जो हैं वो 153 हैं। जगदलपुर की अगर बात करें तो जगदलपुर, कांकेर, दंतेवाड़ा, बीजापुर, नारायणपुर, कोंडागांव, सुकमा, ठीक है, यहाँ टोटल 44 शाखाएं हैं और 258 उप शाखाएं हैं। तो यहां से मेन आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि सबसे अधिक कहाँ है ना, सबसे अधिक शाखाएं जो है वो रायपुर में है और यहां देखेंगे सबसे कम जो शाखा है वो अंबिकापुर में है, ठीक है। अगर हम उप शाखाओं की बात करें तो सबसे अधिक यहाँ है रायपुर में ही, और सबसे कम की अगर बात करें तो सबसे कम आपका ये अंबिकापुर में ही है ना। तो जो अधिक है, जिसकी शाखाएं अधिक है उसकी उप शाखाएं भी अधिक हैं, जिसकी उप शाखाएं कम हैं उसकी उप शाखाएं भी कम हैं। तो मेन आप यहां से रायपुर और अंबिकापुर को याद रखेंगे। रायपुर जो है वो अधिक शाखा के लिए आप याद रखेंगे और जो अंबिकापुर है वो कम शाखा के लिए आप याद रखेंगे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट रहेगा जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित रायगढ़। रायगढ़ के परिमापन में होने के कारण रायगढ़ एवं जसपुर जिले में अपेक्स बैंक की शाखा के माध्यम से 134 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों की शाखा उपलब्ध कराई जा रही है, ठीक है। तो अगर आप इसको देखेंगे भी तो ये 134 आ रहा है ना, तो ये केवल उप शाखा है ना, अपेक्स बैंक की शाखा के रूप में काम कर रहा है। तो आप यहां से रायगढ़ और जसपुर भी याद रखेंगे और जिनकी संख्या जो है 134 वो भी आप याद रखेंगे। अगर एग्जाम में अगर आपको अंबिकापुर अगर नहीं दिया हो तो आप वो रायगढ़ वाला ले सकते हैं, है ना। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें जो शाखा समिति है उसकी संख्या 258 है ना, 2058 सॉरी 2058 है कृषि साख समितियों की जो कार्यरत है, जो प्रदेश में कुल कार्य कर रहे साख समिति उनकी संख्या 2058 है, कृषि साख सहकारी समितियां जो कार्यरत है ना। जिला छत्तीसगढ़ है। जिला केंद्रीय सहकारी बैंक की अगर बात करें तो इनका जो एक जिले तक ही सीमित रहता है, ये केवल जिले की बात कर रहे हैं ना, ये जिला है तो यह जिला है तो वो केवल उस जिले तक ही सीमित रहता है। सबसे पहले आपका छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक है, बैंक के अंतर्गत है ना छत्तीसगढ़ जिला केंद्रीय बैंक आएगा, केंद्र के अंदर आ जाएगा। उसके बाद उसके जो प्राथमिक शाखा समितियां होती हैं, जो उप शाखाएं होती हैं वो कार्य करती हैं। तो छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक होता है सबसे पहले, उस बैंक के अंतर्गत जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जैसे कि रायपुर हो जाएगा, आपका बिलासपुर है, अंबिकापुर जो बताया था वो आ जाएगा। उसके बाद उसकी प्राथमिक शाखा समितियां जैसे रायपुर में 550 है ना, और जो मिनिमम में है आपका 222 वाला है, 138 वाला है और 134 आपका रायगढ़ और जसपुर के लिए है ना। तो ये इस प्रकार का उसका वर्किंग स्ट्रक्चर है। जिला स्तर पर 6
6 जिला केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है ना। तो ये आपका एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि जिला स्तर में, है ना, जिला स्तर में कितने केंद्रीय सहकारी बैंक कार्यरत है। तो आप याद रखेंगे कि जिला स्तर में आपका 6 जो है जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के रूप में कार्यरत है। और इन बैंकों में प्रदेश के 4 लाख किसान सदस्य से अधिक है। 4 लाख की जो संख्या किसान की, उससे अधिक संख्या है ना। उसके बाद हम देखते हैं नेक्स्ट, प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियां, है ना। उसके बाद हम नेक्स्ट देख रहे थे कि प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियां, इनका जो मुख्य उद्देश्य होता है, उद्देश्य की अगर बात करें हम, तो उद्देश्य इनका मुख्य होता है कि किसानों को कम कीमत पर या कम ब्याज पर उनको धन की उपलब्धि कराना, साथ ही उनको जो किसानी के लिए जो अवेलेबल सामग्री है, जैसे कि आपका खाद हो जाएगा, बीज हो जाएगा और रासायनिक हो जाएगा, तो इन सभी को उपलब्ध कराना जिनका मेन कार्य होता है। अल्पकालीन ऋण होता है, और ऋण के साथ साथ जो सामान होती है ना, जैसे कि बीज हो जाएगा, उर्वरक है, रासायनिक कीटनाशक है, तो ये सभी उपलब्ध कराना उनका मेन कार्य है। अगर हम इसके निर्माण की अगर बात करें, तो निर्माण एक गांव अथवा क्षेत्र में हो सकता है, और वहां के कम से कम 10 व्यक्ति मिलकर एक प्राथमिक शाखा समिति का निर्माण कर सकते हैं। यानी कि कोई भी अगर समिति बनाना है, तो कम से कम 10 लोग होने चाहिए, और वो उस क्षेत्र के या उस गांव के होना चाहिए। या आप चाहे तो इसको पर्टिकुलर एक एक गांव में भी खोल सकते हैं। यदि आपके पास संख्या 10 है, और आप जो बना के भेजते हैं फाइल, है ना, अगर वो अनुमोदित कर लिया जाता है, तो आपके गांव में सहकारी शाखा समिति की एक शाखा खोल दी जाएगी। ठीक है। हम देखते हैं छत्तीसगढ़ में वर्तमान में 2058 प्राथमिक कृषि शाखा समितियां कार्यरत है ना। और इनका अगर कार्य देखें, तो कृषकों को नगद एवं वस्तु ऋण उपलब्ध कराना, रासायनिक खाद, कीटनाशक, जैविक खाद, कृषि उन्नत बीज वितरण, कृषि विपणन इत्यादि का वितरण किया जाता है। शासन द्वारा जो जन कल्याणकारी योजनाएं आती है ना, वो भी आपको शाखा सहकारी समिति के माध्यम से ही प्राप्त होती है ना। जन कल्याणकारी, है ना, जन कल्याणकारी योजना है, उनको भी क्रियान्वयन करने का कार्य प्राथमिक शाखा समिति द्वारा किया जाता है। इसमें अगर विशेष देखें, तो मेन जो है वैद्यनाथ समिति याद रखेंगे। वैद्यनाथ समिति की अनुशंसा को मूर्त रूप देने केंद्र सरकार, राज्य सरकार एवं नाबार्ड के साथ त्रिपक्षीय एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए। तो आप याद रखेंगे कि जो वैद्यनाथ समिति है ना, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और नाबार्ड बैंक के साथ त्रिपक्षीय, है ना, एमओयू पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो आप ये याद रखेंगे कि एक वैद्यनाथ समिति है, जिन्होंने अनुशंसा पर मूर्त रूप देने के लिए राज्य सरकार, केंद्र सरकार और नाबार्ड बैंक के साथ तीनों मिलकर एक त्रिपक्षीय एमओयू जो है ना, हस्ताक्षर किए हुए हैं। अब हम बात करते हैं प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समिति पुनर्गठन योजना 2019 की बात करते हैं ना। प्रदेश में जो है नवीन है, तो 725 नवीन समितियों का गठन किया गया है, और प्रदेश में लगातार किए जा रहे हैं अपडेट। तो ये डाटा जैसे अपडेट होगा, तो आप अपडेट कर लेंगे डाटा को, है ना। प्रदेश में प्राथमिक कृषि शाखा सहकारी समितियों की कुल संख्या 2058 है, 2058 हो गई है। नई समितियों के अस्तित्व में आने से किसानों को सीधे तौर पर फायदा हुआ है, कम हो जाएगी। अच्छा, ये भी याद रखेंगे, धान खरीदी के पूर्व पंजीयन, बीमा, केसीसी प्रकरणों की स्वीकृति, खाद बीज के वितरण सहित धान खरीदी के समय जमा होने वाली भीड़ होती है, उसको कम जो है वो भी कम हो जाएगा, है ना। अगर ज्यादा समिति बन जाएगी, तो समिति बनने के कारण, यदि समिति प्रत्येक गांव में बन गया है, तो कहीं ना कहीं केवल उस गांव में उसी गांव के लोग ही जाकर कार्य करेंगे, तो कहीं ना कहीं जो भीड़ होता है पंजीयन के समय, बेचने के समय या ऋण प्राप्त करने के समय, तो वो जो है कम हो जाएगा, आने जाने की दूरी कम हो जाएगी, जिससे किसानों की समय की बचत होगी। अब नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ सहकारिता से जुड़ी प्रमुख संस्थाएं, है ना, जो रायपुर में है। विपणन संघ का लघु वर उपज हो जाएगा, है ना। कृषि और ग्रामीण के लिए सहकारी संघ हो जाएगा। उपभोक्ता संघ के लिए सहकारी बैंक है ना, उपभोक्ता संघ के लिए सहकारी बैंक है। मत्स्य महासंघ बैंकर्स एसोसिएशन द्वारा है। आवास संघ हथकरघा विकास विपणन, है ना। तो ये आप याद रखेंगे, धीरे धीरे करके जो हम ये देखते हैं ना, जो 5 हमने बताया हुआ है, जो प्रमुख संस्थाएं है ना, प्रमुख जो संस्थाएं 5 बनाया, विपणन संघ, कृषि एवं ग्रामीण संघ, उपभोक्ता संघ, मत्स्य संघ, आवास संघ, तो इनके बारे में हम देखते जाते हैं एक एक करके, है ना। छत्तीसगढ़ राज्य
सहकारी विपणन संघ मार्कफेड है ना, मार्कफेड भी आप याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ मार्कफेड प्रदेश के सहकारी क्षेत्रांतर्गत कृषि उत्पाद में व्यवसाय के मार्कफेड का स्थान शीर्ष है। तो आप याद रखेंगे कि जो कृषि उत्पाद के व्यवसाय में जो मार्कफेड का स्थान है वो शीर्ष है। अगर उद्देश्य की अगर बात करें तो विपणन को बढ़ावा देना और क्षेत्र श्रेष्ठ कृषि उत्पादों का वितरण किसानों तक पहुंचाना, यानी कि जो काम है मेन, जो कृषि से जुड़ी जो भी उत्पादें हैं उनको बढ़ावा देना और उनसे जुड़ी जो तकनीकें आती हैं है ना, उन्हें किसानों तक पहुंचाना। ठीक है। अगर कार्य की अगर हम बात करें, कार्य के बाद तो कृषि संबंधी गुणवत्ता युक्त उत्पाद जैसे उर्वरक है ना, उर्वरक, बीज, कीटनाशक, कृषि उपकरण विक्रय एवं वितरण कराना, न्यूनतम समर्थन मूल्य पर काम करना, किसानों को उचित मूल्य की सुगमता से गुणवत्ता युक्त कृषि सामान उपलब्ध कराना। तो मेन वही काम है कि किसानों से जुड़ी जो है उनको ऋण प्रदान करना, बीज प्रदान करना है, उर्वरक बीज प्रदान कर, उर्वरक कीटनाशक प्रदान करना और कृषि के लिए जो भी जुड़ी जो सामग्री होती है जो सरकार के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है या समितियों के द्वारा उपलब्ध कराया जाता है उनका किसानों तक लाभ पहुंचाना है ना। सदस्य की बात करें तो इसमें देखते हैं 2058 प्राथमिक कृषि कृषि साख सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों की सेवा की जा रही है। तो टोटल अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ में तो 2058 जो प्राथमिक साख कृषि सहकारी समितियां हैं, 2058 याद रखेंगे, हो सकता है आपका एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन बन जाए। और कितने केंद्रीय केंद्रीय साख समिति है तो आप याद रखेंगे 6 केंद्रीय साख समिति है। ठीक है। और रायपुर बोलता हूँ, रायगढ़ और जशपुर में 134 उप शाखाएं जो प्राथमिक हैं वो भी प्रस्तावित है या वो भी कार्य कर रही हैं, है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ। इसका मुख्यालय जो है वो रायपुर में है। याद रखेंगे कि छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा, जो पिछले क्लास में हमने देखा था हथकरघा उद्योग है ना, उसके अंतर्गत जो उसका है विकास एवं विपणन सहकारी जो संघ का मुख्यालय है वो रायपुर में है। अगर पंजीयन की बात करें तो 20 दिसंबर 2000 को इनका पंजीयन हुआ था। तो एग्जाम में आपका यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है कि छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा विकास एवं विपणन सहकारी संघ का मुख्यालय कहाँ है, तो आप यहाँ से आ रहे हैं रायपुर में है। और इसका पंजीयन कब हुआ है, तो आपका 2 क्वेश्चन यहाँ से बन सकते हैं। और मेन आप याद रखें कि जिनका जो मुख्यालय है वो रायपुर में नहीं है वो आपको अधिकांश एग्जाम में पूछा जाता है, क्योंकि ऑप्शन में रायपुर दिया जाएगा और जिसका मुख्यालय रायपुर में नहीं रहेगा उसका प्रश्न जरूर बनेगा। तो वहां से सीधा आप रायपुर देखेंगे, रायपुर को लगाएंगे और वो आपका गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा जो जिसका मुख्यालय रायपुर से अगर बाहर है तो आप बिल्कुल उसका नाम याद रखिए कि कौन सा ऐसा संघ है जिसका मुख्यालय रायपुर से बाहर है ना। छत्तीसगढ़ सदस्य की बात करें तो छत्तीसगढ़ राज्य में 284 बुनकर सहकारी समिति है। तो ये पॉइंट भी आप याद रखेंगे जो हथकरघा संघ के सदस्य हैं, है ना। तो 284 बुनकर सहकारी समितियां हथकरघा संघ है, उसके अंतर्गत 284 बुनकर समिति है ना। स्वरूप की बात करें छत्तीसगढ़ राज्य हथकरघा उद्योग का एक मुख्य कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित किया है और मेन इनका उद्देश्य है रोजगार की विपुल संभावनाओं और हथकरघा बुनाई की समृद्ध परंपरा, हथकरघा बुनकर और हथकरघा उद्योग को और अधिक बढ़ा देना। तो मेन हथकरघा संघ का मेन ही उद्देश्य है कि हथकरघा उद्योग को आगे बढ़ाना और उसके माध्यम से जो लोग हैं उनको आजीविका रोजगार प्रदान करना या उनकी आय को उसके माध्यम से बढ़ाना, है ना। अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ राज्य में लगभग 18,000 हथकरघे है ना, करघे शिल्प है ना। छत्तीसगढ़ में अगर बात करें तो टोटल 18,000 हथकरघे जो समितियां है या बोल सकते हैं कार्य कर रहे हैं और उस संघ के माध्यम से 54,000 है ना, 54,000 लोग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से है ना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से रोजगार प्राप्त कर रहे हैं। जांजगीर चांपा मैंने आपको बताया था कि जांजगीर चांपा और रायगढ़ जिले के कोसा वस्त्र उत्पाद अपना विशेष स्थान रखते हैं, जिसमें अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर में ये अपना विशेष स्थान रखते हैं। तो यहाँ से आप जांजगीर चांपा और रायगढ़ याद रखेंगे, जो 2 जिले हैं ना, वे राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर है ना कोसा वस्त्र उत्पादन के लिए अपना विशेष स्थान रखते हैं। नेक्स्ट आप याद रखेंगे चंद्रपुर जो है, चंद्रपुर कोसा सिल्क के लिए मशहूर शहर है। जो आपका चंद्रपुर है वो कोसा सिल्क के लिए मशहूर शहर है।
और नेक्स्ट अगर बात करें तो टोटल 59 प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। हथकरघा उद्योग के दौरान या हथकरघा उद्योग में टोटल 59 प्रकार के वस्त्रों का उत्पादन किया जा रहा है। नेक्स्ट हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर। नेक्स्ट हमारा रहेगा छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर, जिसका मुख्यालय कहाँ है, रायपुर में है, और 2000 में भी इसका गठन हुआ था। ठीक है, तो ये जो मत्स्य वाला है वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर, जिसका मुख्यालय है आपका रायपुर में है। गठन की बात करें तो गठन 2000 में मध्य प्रदेश मत्स्य महासंघ का विभाजन कर छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी मत्स्य महासंघ मर्यादित रायपुर का गठन किया गया है ना। तो जैसे छत्तीसगढ़ का निर्माण नहीं हुआ था, है ना, वो 2000 में आपका छत्तीसगढ़ का निर्माण हुआ, तो 2000 के पूर्व छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का हिस्सा था। तो मध्य प्रदेश के जो मध्य प्रदेश राज्य सहकारी मत्स्य जो संघ था, उससे अलग होकर छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्य सहकारी मर्यादित बैंक या मत्स्य मर्यादित महासंघ जो रायपुर में निर्माण किया गया है। तो अब इसका मुख्यालय भी रायपुर में है और इसका गठन 2000 में भी हुआ था। ठीक है, तो आज के क्लास में हमने इन सब टॉपिक का विस्तार से अध्ययन किया। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को बिल्कुल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अगर पसंद आया हो तो आप लाइक कर लीजिएगा। और यदि आपको कंप्लीट सिलेबस का कोर्स ज्वाइन करना है तो आप हमें इस नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज्वाइन कर सकते हैं ना। ठीक है, अगर आपको एडीओ के लिए कंप्लीट सिलेबस जिसमें आपका आजीविका, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, हिंदी है ना, और आपका इंडियन जीएस, सीजीजीएस, तो अगर इन सब के लिए आप कंप्लीट सिलेबस, वीडियो क्लासेस, टॉपिक टेस्ट और फ्री स्टडी मटेरियल अगर प्राप्त करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर हमें कॉल या व्हाट्सएप करके एडीओ के लिए फुल कोर्स बहुत ही कम फीस पर ज्वाइन कर सकते हैं। साथ ही आप एडीओ के लिए टेस्ट सीरीज भी ज्वाइन कर सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना होगा तो आप इस नंबर पर 7389233127 पर कॉल या व्हाट्सएप करके प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, है ना।